हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। तो भाई काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आपको लगा होगा सर तो हमें भूल गए, ऐसा कोर्स लॉन्च किया सर तो अब क्लास ही लेना छोड़ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस थोड़ा सा शेड्यूल ज्यादा हेक्टिक हो गया था जिसकी वजह से क्लास बनाने का टाइम नहीं मिला। तो आज आया हूं ना आपके लिए क्लास लेके। तो क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ी सी आपके लिए इंफॉर्मेशन। जिन बच्चों को ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो वो बच्चे क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे आपने टाइप करना है राकेश सर मैथ्स क्लासेस। जैसे आप टाइप करेंगे तो नीचे ये ऐप आपको दिखाई देगी। यहाँ ऐप का लोगो जो है वो कैसा दिखेगा वो मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो राकेश सर मैथ्स क्लासेस जो चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है, वही एप्लीकेशन का नाम भी है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी आ जाएगी। यहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड कर रखी है इसलिए यहां पर ये ओपन लिखा आ रहा है। ठीक है, क्लियर। इतना करने के बाद जो चैनल का लोगो है, ठीक है, ऐप का जो लोगो है, ये चैनल का लोगो भी है और ये ऐप का लोगो भी है। यहां से आप पहचान सकते हैं क्योंकि राकेश सर देखो और भी हैं। ठीक है, मैं अकेला राकेश नहीं हूं इस धरती पे, और भी हैं। राकेश यादव सर जी भी हैं और भी टीचर्स हैं राकेश नाम से। तो ऐप को कैसे पहचानना है ये आपको वहां पे दिखाई देगा, राकेश सर मैथ्स क्लासेस। तो ये लोगो आप देखें, वहां से आपको पता लगेगा ऐप के बारे में। और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो भाई मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका जो लिंक है प्ले स्टोर का वो डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको प्ले स्टोर से नहीं मिली है तो। इसके अलावा जो मैक यूजर है, मैक यूजर का मतलब जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना कंप्यूटर में, ऐसे ही कुछ कंप्यूटर्स में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उसमें अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल तो ये हो जाएगी लेकिन आप उसमें रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो उसके लिए आपको राकेश सर मैथ्स क्लासेस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उसका लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो वहां पे वेबसाइट एक खुलेगी, वहां से आप रजिस्टर करेंगे तब आप इसको जो मैकबुक है उसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, या जो एप्पल के वो हैं उसके अंदर आप इसमें देख सकते हैं। और जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो ऐप को ओपन करने के बाद वहां पे आपको दिखेगा ये कोर्स जो कि है एस्टेट पीआरटी मैथ स्पेशल, जो 2023 का बैच है। ठीक है, और ये जो बैच है ये कंप्लीट बैच नहीं है। यहां पर स्पेशली मैंने लिखा है कि ये बैच सिर्फ मैथ के 40 मार्क्स को कवर करता है। ठीक है, 40 नंबर का मैथ जो 10 कॉमन सेक्शन है और 30 जो मैथ स्पेशल है उसको ये कवर करेगा। ठीक है, तो ये हो गई सारी डिटेल किसकी, ऐप से रिलेटेड। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही थी, बार बार आपके कमेंट आ रहे थे, फोन आ रहे थे, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी आपको दे दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे, तो आप वहां पर भी बात कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पढ़ाई की। जहां पे हम चल रहे थे, क्या कर रहे थे हम कर रहे थे एस्टेट टीजीटी मैथ 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसकी एक क्लास हो चुकी है और सेकंड क्लास का आपको इंतजार था। लग रहा था सर तो अब लेके ही नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सेकंड क्लास है। ठीक है, तो भाई अगर चैनल पर नए हो, पिछले सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर बस अब काफी बातें हो गई हैं, अब करते हैं क्लास को शुरू। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाया जाए भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, साथ के साथ किया करो। 95 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 10 कॉमन सेक्शन के हो गए और 91 से लेके 95 तक के 15 क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 96। क्या है भाई क्वेश्चन? 12 तथा 30 के तृतीय समानुपाती एवं 9 एवं 25 के मध्य समानुपाती का अनुपात क्या होगा? The ratio of third proportional of 12 and 30 and the mean proportional between 9 and 25 is। अब देखो भाई थोड़ा सा कंसेप्ट भी साथ के साथ बता दूं इसमें। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 12 और 30 का तृतीय समानुपाती। तो आपने लिखना कैसे, बस ये लिखने का तरीका याद रखना, 12 और 30 का तृतीय। जो पूछा है ना वहां पे जाके तृतीय मतलब तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर का, उसको जाके एक्स लिख दो। इतनी बात समझ में? अब ये है 3 नंबर, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी यानी कि समानुपात बनाने के लिए हमें 4 नंबर चाहिए होते हैं। अब 4 कहां से पैदा करेंगे? कोई पैदा नहीं करना, बस याद रखना कि जो ये है 3 नंबर, इनको प्रोपोर्शनलिटी में बनाने के लिए लिखते हैं ऐसे, यानी कि 12:30, फिर प्रोपोर्शनलिटी यानी कि समानुपात, फिर लिखते हैं 30:x।
कहने का मतलब ये है कि जो बीच में आया ना उसको 2 बार लिखते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, एक में समझा रहा हूं, दूसरे में डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो बताऊंगा। ठीक है, ताकि क्वेश्चन फास्ट हो जाए। तो अब देखो यहां से ये रेशियो है, ठीक है, ये भी रेशियो है, ये 2 अनुपात हैं, और ये बीच में जो लिखा है इसको बोलते हैं समानुपात यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर इधर का रेशियो इसके बराबर है तो ये होती है प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो अब देखो ये 12/30 हो गया और ये 30/x हो गया, इसको आगे इसको पीछे नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखो इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई से। कैसे करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। हालांकि ये कट रहे हैं, मैं बाद में काट के दिखाऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं। तो 12 इंटू क्या लिखा जाएगा? x इक्वल टू 30 इंटू क्या लिखा जाएगा? 30। मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे छोड़ देना। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी क्या? 30 इंटू 30 अपॉन में 12। काट दो भाई, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से काटा, 15 पे कटा, और 15 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 75। क्लियर है? ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये है पूरा कंसेप्ट किसका? प्रोपोर्शनैलिटी का, समानुपात का। ठीक है भाई, क्लियर? तो आपसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 12 और 30 के थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय समानुपात, तो वो हमने निकाल लिया। अब जैसे ये निकाला है ऐसे ये बीच वाला निकालना है जिसको बोलते हैं मध्य समानुपात। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फास्ट लिखने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं। फास्ट कैसे लिखते हैं चीजों को, उसके लिए आपने क्या करना है मैं यहां समझा रहा हूं, इसी चीज में समझा रहा हूं, वो आपने करके देखना है। आप देखो यहां पे हमारे पास 3 नंबर है, तो आप सबसे पहले दिमाग में ये बिठा लें कि ये ऐसे लिखने हैं। ये कैसे लिखने हैं? ऐसे लिखने हैं। इनको 4 बना लो, ये 4 बन गए कि नहीं बन गए? ठीक है, अब जो कंसेप्ट था उसमें देखो क्या मल्टीप्लाई हुआ था? 12 इंटू एक्स हुआ था, 12x के साथ हुआ था, और 30 इंटू 30 हुआ था। तो यहां से दिमाग में ये भी बिठा लो कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी। इतना भी बैठा लिया। ठीक है, अब इतना भी बैठा लिया तो भाई x जिसके साथ आया तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू कैसे लिखोगे? जिसके साथ x आ रहा है वो तो नीचे लिख दो, और जो बाकी के 2 बच गए इनको ऊपर लिख दो। तो देखो अब इतने पंगे करने की जरूरत है क्या? नहीं ना, बस सीधा आ जाएगा x। हो गया ना आसान? ठीक है, तो चीजों को आसान कैसे बनाना है ये आपने देखना है। अब काट दो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से कटा 15 पे, और ये बन गया 15 पंजे 75। बात आई समझ में? चलो आ गई समझ में। अब ये समझ में आ गई तो अब हमें क्या निकालना है? आधा क्वेश्चन हो चुका है। अब ये कह रहे हैं 9 और 25 के मध्य समानुपाती। हमें 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो ध्यान रखना, मीन का मतलब होता है जो बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? ये निकालना है। तो मैंने क्या कहा कि ये 3 नंबर है, 4 नंबर कैसे बनेंगे? 9x 25। बात समझ में आई भाई? आ गई होगी। अब ऐसे डॉट डॉट लगा के मत दिखाओ, कुछ भी आपके दिमाग में आना चाहिए बस। ठीक है, फिर इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसकी। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट तो मैंने बताया अभी आपको। या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, या इसको याद रखो कि दूर दूर की मल्टीप्लाई, नजदीक नजदीक की मल्टीप्लाई, बात खत्म होगी। तो x इंटू एक्स क्या बन गया? एक्स स्क्वायर। और 9 इंटू 25 क्या बन गया? एज इट इज, लिख दो इसको। तो भाई जब स्क्वायर हटेगा तो इधर बनेगा ये रूट। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा, और 25 का कितना आएगा? 5, और 5 ये होते हैं 15। क्लियर है यहां तक बात? तो मेरे ख्याल से अब ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं। पर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये थोड़ी था, क्वेश्चन तो ये था कि इनका रेशियो क्या होगा। किसका रेशियो पूछ रहे हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल का और मीन प्रोपोर्शनल का। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है? 75, और मीन प्रोपोर्शनल है कितना? 15। तो 15 से काट दो 5 पे, तो ये बन गया 5/1, या इसको लिख सकते हैं 5:1। ऐसे लिखो ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आंसर में कैसा लिखा है? आंसर में तो ऐसा लिखा है। ठीक है, सो दिस इज 5:1। जब नीचे 1 आता है तो उसको वैसे छोड़ देते हैं, लेकिन रेशियो दिखाने के लिए यहाँ पे 1 नीचे लिख के दिखाया हमने। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज है।
if the diagonals of a quadrilateral bisect one another at right angle then the quadrilateral is। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि चतुर्भुज वो होता है जिसकी चार भुजा होती है। चतुर्भुज वो जिसकी क्या हो, चार भुजा। तो चार भुजा इसकी भी होती है जिसका नाम है स्क्वायर, जिसको हिंदी वाले बोलते हैं वर्ग। चार तो इसकी भी होती है और चार भुजा इसकी भी होती हैं। होती तो औरों की भी है, होती तो औरों की भी है। इसको बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस जिसको आप बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। होती तो आयत की भी है, रेक्टेंगल की भी सुनो होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की भी होती है, ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज की भी होती है। पर वो क्यों नहीं बनाए गए, का रीजन है क्यों। उसने ये कहा कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि इसके जो डायगोनल हैं, कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। ये हो गए 90 पे। देखो ये भी 90 है, इसमें ये भी 90 डिग्री है भाई, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है और ये जो डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये भी 90 पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन इसके बराबर, ये पोर्शन इसके बराबर, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको बता दें इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसका बेस फिक्स करके ऐसे ऊपर से धक्का दे दिया, धक्का दे दिया तो ये ऐसे टेढ़ा हो गया, लेकिन साइड इसकी सारी अभी भी सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सारी साइड सेम है, ठीक है। तो अब यहां पे इसके जो डायगोनल देखेंगे, ये है इसके विकर्ण। आपको बता दें ये 90 का था, अब इसमें 90 का नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये तो ऊपर से तिरछा हो गया। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी थी ये यहां पर भी अप्लाई होती है। इसके भी जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। अब एक बात और बता दूं, ये जो लाइनें लगा रखी है ना, ये डिजाइन नहीं है, ये नोटेशन है। ये क्या बता रहे हैं कि अगर ये 20 है तो ये भी 20 है। तो ये जब काट रहे हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 10 इधर रह गया, 10 इधर, 10 इधर, 10 इधर, ठीक है। लेकिन इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है, तो अगर ये 30 है तो 15 इधर, 15 इधर, इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना, ठीक है। उसमें लिखा है ना समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब दो समान भागों में विभाजित, दो समान भागों में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये अगर 20 है पूरा तो 10 इधर और 10 इधर, क्लियर है। तो ये दोनों जो है इस चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन आंसर क्या कहते हैं, अब आंसर जो है इसमें देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है आप मुझे बताओ। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम तो नहीं है ये, है ना। रोम्बस, रोम्बस ये है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर 2 आ गया, खत्म। ये और ये इसके डायगोनल 90 पे कट नहीं करते, इसलिए ये आंसर नहीं, ठीक है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ये बना रखा है रोम्बस। तो ये दोनों है, ठीक है, लेकिन आंसर में जो दे रखा था वो सेकंड ऑप्शन आंसर है। चलो फिर अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जिसमें से सेक्शन है वर्क एंड वेजेस, वेतन, ठीक है। टाइम एंड वर्क में भी अलग अलग आते हैं ना, एक एमडीएच का आता है, तो ये वेतन वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि 4536 रुपए की राशि 4 पुरुषों 5 महिलाओं एवं 2 लड़कों में वितरित की जाती है। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्सों का अनुपात 7:4:3 है, तो एक महिला का हिस्सा क्या होगा। ₹4536 is divided among 4 men, 5 women and 2 boys. The ratio of shares of a man, a woman and a boy is 7:4:3. The share of a woman is। अब आप मुझे बताइए, ध्यान से सुनना, चीजें रटने नहीं है कहीं पर भी। मुझे बताओ ये जो 4536 रुपए है ये किसके बीच में बांटे गए हैं, 4 पुरुषों में, 5 महिलाओं में और 2 लड़कों में। तो आप पहले लिख लो कौन कौन है जिसको पैसा बांटना है। तो उसमें क्या है, मेल है, फीमेल है और बॉयज हैं। जो है मैंने सारे लिख दिए, इन्हीं के बीच में पैसा बांटना है। अब मुझे बताओ पुरुष कितने हैं, 4, महिला कितनी है, 5 और लड़के कितने हैं, 2। तो यहां से मैं इसको रेशियो में लिख लेता हूं। रेशियो का मतलब क्या कि भाई ये 4 आदमी हैं, 5 औरतें हैं और 2 लड़के हैं, इनको हमने पैसा बांटना है। ये रेशियो में क्यों लिखे, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे भी रेशियो दे रखा है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कौन सा रेशियो है भाई, ये कह रहे हैं कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से, यानी कि एक पुरुष को 7 दिए, एक महिला को 4 दिए और एक लड़के को 3 दिए। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बोलूं कि एक आदमी को ना 7 रुपए दिए तो 4 आदमियों को कितने देगा, तुम कहोगे 7 × 4 28 रुपए देगा। कोई दिक्कत है इस बात में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने कहा कि एक महिला को 4 रुपए दिए जा रहे हैं,
एक महिला को 4, तो 5 महिलाओं को कितने रुपए दिए गए? 20 रुपए। ठीक है, मैंने कहा एक लड़के को 3 रुपए दिए, तो 2 लड़कों को कितने मिले होंगे? 3 दूनी 6 रुपए। ये बात समझ में आई? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब यहां से जो रेशियो आया, ठीक है, ये जो रेशियो आया ये उस अमाउंट का आया जो इनको बांटी गई है। क्यों? क्योंकि एक आदमी को 7 दिए तो 4 को 28 रुपए दिए, तो आदमियों को टोटल 28 रुपए मिले ना सारे। ऐसे ही औरतों को टोटल मिले 20 और लड़कों को मिले टोटल 6। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अब देखो ये सारी वैल्यूज एक नंबर से कट रही है, 2 से 14 पे कट रहे हैं, 2 से 10 पे कट रहा है, 2 से 3 पे कट रहा है। अगर सारी वैल्यू किसी एक नंबर से कट हो तो आपने भी कट करनी है। ठीक है भाई, क्लियर? तो अब यहां से ये जो पैसे आए हैं ये वो हिस्से आ गए जो आदमियों को दिए गए, औरतों को दिए गए और लड़कों को दिए गए, यानी कि 14 हिस्से। ध्यान रखना, ये 14 हिस्से पैसा जो है वो आदमी के पास गया, 10 हिस्से औरत के पास और 3 हिस्से लड़के के पास। तो टोटल कितने हिस्से हुए? 14 और 10 24 और 3 27, यानी कि हमने 27 हिस्सों में पैसा बांटा है। तो कितना पैसा बांटा है वो लिखा हुआ यहाँ पे 4536। टोटल पैसा था हमारे पास 4536 रुपए, जिसको बांटा गया है कितना? 27 हिस्सों में। तो आप इसको सोल्व करके एक हिस्से की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, एक हिस्से की वैल्यू निकाल लो तो आपको यहां पता लग जाएगा कि किसको कितने कितने पैसे दिए हैं। ठीक है, तो अब इसको जब मैं काटूंगा तो 9 3 27, 9 पंजे 45, 9 0 9 चौके 36। गलती से 54 मत लिख देना, कभी तुम हो जाओ यहां पे कलाकार दिखा दो। 4536 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 पंजे 45, ये कट गया, ऊपर से उतारा 3, नहीं गया लगाई 0, फिर उतारा 6, तो 9 चौके 36। तो ये है तरीका डिवाइड करने का, है ना? पता लगा, ऐसे लिख दिया। तो यहां से ये कटा इस पे, फिर से काट रहे हैं 3 से, तो 3 से 3 एकम 3 बचा 20, 3 6 के 18, 3 अट्ठे 24। तो एक हिस्से की वैल्यू आ गई 168 रुपया। तो औरतों के पास कितने हिस्से गए हैं? तो औरतों के पास तो 10 हिस्से गए हैं। तो तुम मुझे बताओ, अगर एक हिस्सा 10 के बराबर है तो इनके पास कितने रुपए गए? औरतों के पास टोटल गए 1680 रुपए। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो 4536 रुपए थे इसमें से औरतों के बांटे हैं 1680। अगर मैं कहूं कि आदमियों के बांटे कितने हैं, पुरुषों के बांटे, तो आपको पता है एक हिस्सा 168 बना रहा है, तो 14 हिस्से कितने बनाएंगे? मल्टीप्लाई कर देना, ये आदमियों का पैसा आ जाएगा। इसी तरह से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लड़कों का पैसा आ जाएगा, और ये सारा ही जो टोटल है ये आपका 4536 रुपए बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां से अब हम क्या कहेंगे कि जो औरतों को टोटल पैसे दिए गए वो कितने दिए गए? 1680 रुपए। ठीक है, तो 1680 रुपए तो कितने को दिए हैं? तो तुम कहोगे ये तो 5 औरतों को दिए हैं। महिलाएं कितनी थी? 5 महिलाएं थी। तो वो कह रहा है कि एक महिला का हिस्सा बता दो। तो मुझे बताओ 1680 अगर मैं 5 औरतों को दे रहा हूं तो एक औरत को, एक फीमेल को कितने दूंगा? तो एक फीमेल को कितने दिए जाएंगे? 5 से काट दो, 5 3 15 बचेगा 18, 5 3 15, 5 6 30, तो 336 रुपए एक महिला को, क्योंकि ये सारे तो टोटल महिलाओं को दिए गए। अच्छा, ये मल्टीप्लाई पता है क्यों करना पड़ा? ताकि ये टोटल पैसे का रेशियो आ जाए कि भाई टोटल जो हमारे रुपए हैं वो इस रेशियो में बांटने हैं। ठीक है, ताकि हम 4536 को डिवाइड कर सकें। तो एक बार आंसर देख लेते हैं भाई, दिख रहा है कहीं? ये देखो सबसे लास्ट ऑप्शन में 4 में लिखा हुआ है 336, 336 रुपए। ठीक है, चलो कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लिया करो जो मैंने बोला इसमें। अब अगला क्वेश्चन 99 नंबर पढ़ो और करो। एक से 100 तक में से एक संख्या चुनी जाती है, इसके अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? अ नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। तो देखो सबसे पहले तो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो एक से और अपने आप से डिवाइड होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर, उसको बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। तो आपने याद रखना है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। ये याद रखना, ठीक है? कभी वहां लिख के देखने लग जाओ, कोई जरूरत नहीं है इसको लिख के देखने की। ठीक है, 25 होंगे। इतना अगर समझ में आ गया तो तुम मुझे बताओ बोला इसके अभाज्य, इसके प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कैसे निकालते हैं? जो पूछा है
कितने नंबर है वो ऊपर लिख दो और टोटल लिख दो नीचे। ठीक है, मुझे बताओ 1 से 100 तक टोटल नंबर कितने हैं 100, तो वो तो लिखने नीचे। जिनमें से प्राइम कितने हैं तो तुमने कहा 25, उसको ऊपर लिखने हैं। ठीक है, जो पूछ रहा है उसकी होने की क्या संभावना है, बटे में कुल संभावना। तो कुल संभावना मतलब कुल नंबर 100 और जो पूछे हैं वो है 25, तो काट दो, तो 25 चौके 100, 1/4 आंसर आ गया 1/4। तो देखो कहीं दिख रहा है ऐसा क्या हो गया 25, इसके अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, तो आंसर तो यही आएगा भाई। तो आंसर तो यहां शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका आंसर बन जाएगी। क्लियर है, आगे समझ में? तो चलो फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का है। क्या कह रहे क्वेश्चन, एक थैले में 24 गेंदें हैं जिसमें से x लाल गेंद, 2x सफेद गेंद और 3x नीली गेंदें हैं। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। अभी ये जो यादृच्छिक वर्ड है इसका मतलब होता है बिना देखे। ठीक है, जैसे थैले में गेंद है और आपने उसकी तरफ देखा नहीं और ऐसे ही गेंद बिना देखे निकाल ली, उसको बोलते हैं यादृच्छिक। ठीक है, तो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ, और आज वैसे भी हिंदी दिवस है। ठीक है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, तो क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 24 balls of which x are red, 2x are white and 3x are blue balls. A ball is selected at random, the probability that it is not red is। तो अब देखो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो जो गेंद है उसमें कौन कौन सी है, एक तो रेड है, रेड है कितनी x, उसके बाद व्हाइट कितनी है, व्हाइट कितनी है भाई 2x, और तीसरे रंग की कौन सी है ब्लू, और ये कितनी है 3x। तो अब ये एग्जैक्ट तो पता नहीं है ना भाई, ये तो x की फॉर्म में दे दी। तो एक बात बताओ, x 2x और 3x, 3 2 5 और 1 6x, टोटल कितनी हो गई 6x। तो 6x ही क्वेश्चन में 24 है भाई, इस x के हिसाब से तो टोटल गेंद कितनी है 6x, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये वाली कितनी हुई 4 गेंद, ये कितनी होगी 4 दूनी 8 और ये कितनी होगी 4 तिये 12। ठीक है, तो इन सबको ऐड करके देखो आपकी टोटल 24 बॉल्स जो है वो यहां पे बन जाएंगे। क्लियर है, तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन में ये बोला कि अगर मैं एक बॉल बिना देखे निकाल लूं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये लाल रंग की ना हो। तो आप मुझे बताओ, लाल रंग की नहीं होनी चाहिए, तो लाल की नहीं हो तो इनमें से तो कोई भी हो सकती है भाई, लाल नहीं आनी चाहिए। तो 4 बॉल आप छोड़ ही दो, 4 गेंद लेनी ही नहीं, बची कितनी 8 और 12 20, बच गई 20 गेंद, और टोटल कितनी थी 24। तो मैंने तुम्हें अभी क्या समझाया था, मैंने बताया था नीचे तो लिखनी है टोटल वैल्यू और ऊपर वो लिखनी है जो क्वेश्चन की कंडीशन है। कह रहे हैं कि लाल गेंद नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लाल नहीं आनी चाहिए ना भाई, तो फिर कितनी 8 और 12, इनमें से तो आ सकती है, तो 20 ऊपर लिख दो, तो काट दो, 4 पंजे 20, 4 छके 24, तो आंसर कितना बन रहा है 5/6। तो एक बार मैच कर लेते हैं, आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, 5/6 आंसर आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है प्रोबेबिलिटी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों के निर्देशांक 6 3 व -1 7 हैं तथा इसका केंद्रक 1 5 हो तो इसके तीसरे शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे। The coordinates of two vertices of a triangle are 6 3 -1 7 and its centroid is 1 5, then the coordinates of third vertex is। अब देखो पहले इसको समझ लो, अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ये कोई भी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष बिंदु। कितनी बात समझ में, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं 6,3, ये दे दिया 6,3, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं -1,7, -1,7, और ये हमसे पूछ रहा है ये क्या होंगे, हमें नहीं पता क्या होंगे, ठीक है, हमने इसको XY मान लिया।
ठीक, क्लियर है। तो अब सबसे पहले तो ये जो सेंट्रोइड जिसे केंद्रक बोलते हैं ये क्या होता है, ये कैसे बनता है भाई। ठीक, ये कैसे बनता है, जो मीडियंस का मीटिंग पॉइंट होता है उसको आप बोलते हैं सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक। अब ये क्या बात मैंने बोली, देखो भाई अगर इस वर्टेक्स से इस शीर्ष बिंदु से मैं अगर सामने वाली साइड के बिल्कुल मिड में मिला दूं, सामने वाली साइड का मिड क्या है यहाँ पे, अगर मैं इससे बिल्कुल यहाँ पे मिला दूं तो ये होगा इसका मीडियन यानी कि माध्यिका। बात समझ में आई, ठीक है। सिमिलरली इस बिंदु से इस साइड के बिल्कुल मिड में मिला दूंगा तो ये होगी इसकी माध्यिका यानी कि मीडियन, ठीक है। और इसी तरह से इसको अगर इससे मिला दूंगा तो ये बनेगी हमारी मीडियन, ठीक है। तो आपको बता दें ये जो पॉइंट होता है जहां पर ये तीनों मीडियन, तीनों माध्यिका, माध्यिका वो जो मध्य में जाके काटे, तो ये जो तीनों माध्यिका मिलती हैं इसी पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक। बात समझ में आई भाई सबको, क्लियर है ये बात। अब इतनी बात समझ में आ गई तो आपको बता दें ये जो सेंट्रोइड है इसका नाम हम रख लेते हैं जी, कुछ भी रख लो जो आपको अच्छा लगे, ए बी सी डी जो अच्छा लगे वो रख लो। तो ये जो सेंट्रोइड होते हैं ये केंद्रक, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लो इसका नाम है x1 y1, इसका नाम है x2 y2, इसका नाम है x3 y3, x3 y3, इसका नाम हमने ये रख लिया, और ये हो गया हमारा xy, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, xy, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहां लिख देता हूं, ये फॉर्मूला इसका, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे g ऑफ xy, ठीक है, x कोमा y, ये क्या होते हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है भाई, क्लियर है। मैंने क्या बोला, यहां पे जो ये सेंट्रोइड होता है क्या होता है वो बता दिया, मीडियंस का मीटिंग पॉइंट, माध्यिकाओं का मिलान बिंदु। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके लिए आप x1 प्लस x2 प्लस x3 के बटे में 3 कर दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 के बटे में 3 कर दो। आपको बता दें इससे मिलता है इसका पहला कोऑर्डिनेट और इससे मिलता है इसका दूसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहां पे अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके केंद्रक के जो ये हैं केंद्रक के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 1,5 दे दिए, और आपसे पूछे कौन से, ये वाले पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला क्या देखा, x1 x2 x3, यानी कि पहली वाली वैल्यू ये और ये, इन सबको प्लस कर दो। तो मैंने क्या किया, 6 प्लस -1, तो -1 ही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या, x3 ले लो, x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझो बस, बटे में 3। तो अगर जैसे ही मैं करूंगा तो ये क्या आएगा, पहले वाला आ जाएगा, ये g का पहले वाला आ जाएगा, यानी कि ये 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में, क्लियर। तो अब इसको सोल्व करूंगा तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बनेगा, 6 में से 1 गए तो 5 बन गया, 5 प्लस x3, और x3 की वैल्यू क्या आ गई, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा, इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर से देखो, अगर मैं y वाली सारी वैल्यूज को ऐड कर दूं, यानी कि 3 को, 7 को और इस y वाली वैल्यू को, ठीक है, इनको ऐड कर दूं, तो यहां लिख दे रहा हूं 3 को, 7 को और तीसरी है y3, इनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कौन सी वैल्यू आएगी, ये सेकंड वाली, सेंट्रोइड के सेकंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 5। तो बस 3 इंटू 5 कितना बन गया, 15, ये बन गया 3 और 7 10 जमा में y, और y की वैल्यू क्या आ गई, ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 बच गया, क्लियर है। तो ये आ गई हमारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, ये y3 था ना तो y3 रख दो, कुछ भी रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो सेंस थी वो मैंने समझा दी। ये सारे x वाले पहले मल्टीप्लाई करो, प्लस करके 3 से डिवाइड, फिर y वाले यानी कि बाद वाले सारे प्लस करके 3 से डिवाइड, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, हमारा जो आंसर बनेगा x3 मान लिया था मैंने उसको बाद में, दिस इज इक्वल टू -2,5, ठीक है, -2,5। तो देख लो भाई कहीं आंसर लिखा है ऐसा, -2,5 लिखा है कहीं, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है -2,5, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन तभी हो पाएगा, फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आ गया। चलो, यदि ए किसी कार्य का, अच्छा अभी थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, एक मिनट रुको। तो ठीक है, दिख रहा है पूरा। यदि ए किसी कार्य का 3/5 भाग 3 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य का 1/2 भाग कितने समय में पूरा करेंगे? इफ ए कंप्लीट्स 3/5 ऑफ अ वर्क इन 3 days, बी कंप्लीट 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 4 days, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क? तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो अब ए अगर 3/5 भाग, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए अगर 3/5 भाग, ए जो है 3/5 भाग काम करता है कितने दिन में? 3 दिन में। तो काम को एक मान लिया, तो एक काम कितने दिन में होगा? तो 3/5, ये बटे में आ जाएगा। और बटे वाला क्या होता है कैलकुलेशन में? ऊपर चला जाता है, ऐसे पलट के, ये पलट के चला जाता है। तो ये 3 से 3 कट गया तो कितना आया? 5 दिन। तो ये तो भाई मैंने पूरी लाइन लिख के समझा दी, इतनी करनी नहीं है क्या? अगर ये 3/5 का मतलब समझो, 3/5 का मतलब है टोटल है 5 काम, जो नीचे होता है वो टोटल काम होते हैं। कि टोटल काम थे 5, जिसमें से ए ने 3 काम करने में 3 दिन ले लिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, टोटल काम कितने थे? 5, और ए ने 3 काम करने में 3 दिन ले लिए, इसका मतलब एक काम करने में 1 दिन ले रहा है। तो ए से पूरा काम अगर करवाऊं तो कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसी बात को बजाय इतनी भाषा लिखें तो सीधा क्या करना है, ये समझा दिया मैंने आपको। तो ए को क्या करना है, जितने दिन ले रहे हैं, कितने दिन ले रहे हैं यहाँ पे देखो, ए 3 दिन ले रहे हैं, कितना काम किया? 3/5, तो इसको पलट के लिखना है। 3/5 का 5/3 क्यों पलटा, ये मैंने समझा दिया पहले। इसका मतलब ए ले रहा है 5 दिन। ठीक है, बी भाई साहब कितने ले रहे हैं, बी का भी देख लो। अब बी कितने दिन ले रहे हैं मुझे बताओ। बी यहां पे 1/5 काम, बी 1/5 काम 4 दिन में कर रहा है, तो 4 इंटू में 5/1 कर देना, इसका मतलब ये लेगा 20 दिन। ठीक है, इसमें तो कट नहीं रहा ना कुछ। ठीक, 1/5 काम करने में 4 दिन लेता है, तो 4 इंटू 5/1 कर देना, 20 दिन लेता। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया कि ए पूरा काम खत्म करेगा 5 दिन में, बी पूरा काम खत्म करेगा 20 दिन में। ठीक है, तो पूछ क्या रहे, कह रहे दोनों मिलके काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होता है टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, इन दोनों का एलसीएम ले दो। 5 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20। 20 इससे भी कट रहा है, इससे तो कट ही रहा है, तो इसका मतलब यही क्या है? कुल काम। इसको बोलते हैं आप कुल काम, यानी कि टोटल काम। अब 20 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4। 20 को 20 से डिवाइड, इस 20 को 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1। ये आ गया कितने? 1 डे का काम, 1 दिन का काम। ठीक है, इसका मतलब ये 1 दिन में ना 4 काम करते हैं। ठीक है, तभी तो 5 दिन में 20 पूरे काम कर देगा। ये 1 दिन में 1 काम करता है, तभी तो 20 काम करने 20 दिन ले लेता है। ये क्लियर है यहां तक बात? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर उसी काम का आधा भाग, तो मुझे बताओ कुल काम कितने? 20, तो आधा कितना होगा? 10। टोटल काम 20 है, लेकिन आधा काम करवाऊं तो कितना बनेगा? 10 काम। और ये दोनों मिलके करेंगे, तो तुम मुझे बताओ, ये 4 करेगा, ये 1 करेगा, तो दोनों मिलके 1 दिन में 5 काम कर देंगे, तो 10 काम करने में कितने दिन ले लेंगे? 2 दिन ले लेंगे, और यही आंसर है, यही वो पूछना चाह रहा था। 2 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लेते हैं एक बार आंसर है भी कि नहीं। तो आंसर है 2 दिन, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये आंसर आ गया। ठीक है, बात आई समझ में आपको कि किस तरीके से इसको आपने डील करना था क्वेश्चन को? ठीक है, क्लियर? तो जो भी इस चैप्टर का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट यही है कि टोटल काम को डिवाइड कर दे 1 दिन के काम से, और वो 1 दिन का काम किसका? जिससे काम करवाना है, उसका 1 दिन का काम उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो क्वेश्चन किसका है? मेंसुरेशन का है, क्षेत्रमिति का है।
कि एक ठोस अर्धगोला जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। अब सुनो, पहले तो ये हेमिस्फीयर आधा गोला क्या होता है? ये आधा गोले की शक्ल ऐसी होती है, ठीक है। आधा गोला ऐसा होता है, गोला मतलब जो अंदर से सॉलिड हो, ठोस हो, भरा हुआ हो, वो गोला होता है, ठीक है। तो ये आधा गोला है, ठीक है। इसका क्या दे रखा है? डायमीटर, व्यास दे रखा है। व्यास होता है यहां से यहां तक, ये कितना है आपको क्वेश्चन में 14 दे रखा है। तो रेडियस क्या होगा इसका? आधा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो पूरा 14 था, ये हो गया इसका 7। तो हमसे पूछ रहा है क्या? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में जो ये पोर्शन होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और ये नीचे एक सर्कल, जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी अमरूद को बीचों बीच काटोगे और उसको ऐसे खोल कर देखोगे तो गोल दिखाई देगा, है ना। अगर गोल सा अमरूद अगर आप लेके ऐसे कट कर देते हैं तो ऐसे खोलने से वो बीच से क्या दिखाई देगा? राउंड दिखाई देगा ना। तो नीचे क्या एक सर्कल है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो एक सर्कल है विच इज अगेन अ पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया याद रखना ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो यहां पे वैल्यू रखेंगे 3, पाई होता है 22/7, और रेडियस कितना है? 7। तो 7 × 7 दो बार आएगा, इससे कटाइए 7 या 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? एरिया 2 डायमेंशनल होता है ना, इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। आसान था ना? क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद है तो आसान था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे ये टोटल सरफेस एरिया पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय। अगर वो सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछता ना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फिर ये वाला पोर्शन पूछ रहा था। फिर इसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर 3 पाई आर स्क्वायर नहीं लगाना, ये टोटल में ही लगाना है ये वाला। तो अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन रिलेटेड टू मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति का है भाई ये भी। हाँ जी, कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? अ व्हील हैज अ रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक टू कवर 11 किलोमीटर? तो अब आपको बता दें, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या कि एक पहिया तो ये है और एक पहिया ये है, तो मुझे बताओ एक चक्कर काटने में कौन सा पहिया दूर जाएगा? तो तुम कहोगे सर जी ये पूछने वाली बात है, ये दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ये डाया है, इसका जो ये घेरा है, ये बड़ा है। तो जितना बड़ा घेरा उतनी दूर जाएगा, जितना छोटा घेरा उतना कम दूर जाएगा। तो आपको बता दें ये जो घेरा होता है, ये जो पूरा एक चक्कर होता है, ये चक्कर होता है 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। और इसी को बोलते हैं सर्कल का सरकमफ्रेंस, यानी कि सर्कल की परिधि, ठीक है। क्लियर? तो आपको बता दें कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी कवर करेगा एक पहिया एक चक्कर में, वो डिपेंड करता है इसके सरकमफ्रेंस यानी कि इसकी परिधि पर, ठीक है। तो एक चक्कर में कितनी दूर जाएगा? जितनी उसकी सरकमफ्रेंस परिधि होगी, यानी कि 2 पाई आर। तो एक चक्कर में इतनी दूर गया, तो 10 चक्कर में कितनी दूर जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 10। n चक्कर में कितनी दूर जाएगा? मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो एक चक्कर में इतनी दूर गया, तो 10 चक्कर में क्या होगा? मल्टीप्लाई का 10 से करोगे ना, तो यहां पे इंटू n करना है, क्योंकि n चक्कर, हमें नहीं पता कितने चक्कर लगाएगा, हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे बताओ दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर, इक्वल टू 2 इंटू पाई कितना है? 22/7। पहिए का रेडियस कितना है? 35 सेंटीमीटर। कितना है? 35 सेंटीमीटर। कितने चक्कर खाएगा? हमें नहीं पता कितने चक्कर खाएगा, n को n रखा, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना, यहां पे ये किलोमीटर में है और ये सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? तो अब इसको पहले सेम करना पड़ेगा, तो आप इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताओ 11 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन गया? मीटर बन गया। 11 इंटू 1000 ये क्या बन गया? मीटर बन गया, ठीक है। तो 11,000 मीटर हो गए। अब आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 11,000 मीटर में क्या होंगे? तो इसको एक बार 100 से और मल्टीप्लाई कर दो। 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 11,000 में कितने होंगे? एक बार और 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ठीक है।
बस अब इसको काटना शुरू करते हैं। इक्वल आ जाए तो ऊपर से ऊपर उड़ा दो 7 से 5 पे, ये तो आपको आता ही है ना उड़ाना, ठीक है। इधर से इधर उड़ाते हैं तो देखो 11 से 11 दूनी 22, 5 से 5 दूनी 10 0, 2 से 10 पे, 2 से 5 पे, ठीक है। तो 5 गुना 1000 कितना बन गया 5000, क्योंकि ये तो अभी रह गया ना और ये 5 बच गया, तो ये क्या आ गया नंबर ऑफ रोटेशंस। तो ये है आपका आंसर, कहां लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में लिखा, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, सक्रिय ही तो खाइए और क्या करें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, रेखा 4x जमा 3y माइनस वाई इक्वल टू 0 की प्रवणता क्या होगी। द स्लोप ऑफ लाइन 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 इज। तो भाई स्लोप जो होता है ना लाइन का वो क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस में c, जहां पे ये जो m भाई साहब हैं जो x के साथ आते हैं, इसी को आप बोलते हैं स्लोप यानी कि ढाल, ठीक है। इसका मतलब जो भी आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। मतलब क्या कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाने लगूं ग्राफ पेपर पे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल के अंदर, मतलब इसके अंदर x भी है, इसके अंदर x भी है और y भी है, दो चीजें ना x और y, ठीक है। तो ये है ऐसी इक्वेशन। तो आपको जो भी इक्वेशन दे उसको y की फॉर्म में लिख लो। कैसे, तुम मुझे बताओ, ये है 4x जमा 3y माइनस 4 बराबर है 0। तो इसमें y की फॉर्म में लिखेंगे तो 3y की वैल्यू क्या बनेगी, इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 4x बनेगा, ये उधर ले जाओ तो प्लस का 4 बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो 3y इसके बराबर आ गया। अब यहां से क्या करना है, यहां से ये करना है कि y अकेला होना चाहिए, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, इधर भी कर दो इधर भी, भाई हिसाब बराबर रखना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो y अब अकेला रह गया। तो मैंने कहा x के साथ जो भाई साहब लिखे हैं वही आपके आंसर बन जाएंगे, यही आपका स्लोप है। दिस इज -4/3। तो दिख रहा है कहीं आपको, अब भी नहीं दिखा क्या, दिख गया होगा, -4/3 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जवाब आ गया। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10%, 20% तथा 25% तीन क्रम से बट्टों के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा। द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। तो अब ये मत करना, बोला 10 और 20 हो गए 30, 30 और 25 हो गए 55, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक। ऐसा करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर कैसे करना है, उसके लिए आप जब भी आप देखो कि ये किसके बराबर होगा, तो आप देखो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे आप इस फॉर्मूले से विच इज x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो दो वैल्यूज पर ही लगेगा, कोई नहीं एक तरीका और बता देंगे, लेकिन फिलहाल ये दो वैल्यूज पे लगेगा। कैसे लगाना है, पहली बार x को आप 10 ले लें और y को क्या ले लें आप 20। ये फॉर्मूला याद रखना, 2% का नेट इफेक्ट निकाल देगा ये। तो x अगर 10 है तो ये बन गया 10 जमा 20 माइनस 10 इंटू 20 बटे में 100। इससे कटाइए इससे कटाइए, 10 और 20 30, और 30 में से 2 गए तो कितना आया 28। इसका मतलब आपको ये बता दें कि x और y अगर 10 और 20% का डिस्काउंट है तो देखने में तो ये 30 दिख रहा है, पर एक्चुअल में ये है 28%, ठीक है। तो इन दो से मिला मुझे 28। तो अब फिर से अब x को लेना है 28 और y को लेना है कौन सा, वो जो तीसरा बच गया जो कि है 25, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। बस इस फॉर्मूले में यही ड्रॉबैक है कि इसको 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये 2 वैल्यू पे तो अच्छे से काम करता है। अगर 2 ही डिस्काउंट पूछता, मान लो कहता है 10 और 20% का जो डिस्काउंट है वो कितने डिस्काउंट के बराबर है, फिर तो एक ही बार में आंसर आ जाना था। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप आ जाएगा आंसर, क्या हो गया। तो फिर से अब इसको 28 रख दो, इसको 25 रख दो, -28 गुना 25 बटे में 2। तो 25 से कटा 4 पे और 4 से कटा ये 7 पे, तो इसको करूंगा तो कितना बनेगा 43, ठीक है। माइनस में 7 नहीं 53 बनेगा भाई, दिस इज 53, ठीक है भाई, क्लियर। इसको ऐड कर दिया, अब इसमें से ये करूंगा तो कितना बनेगा 46%, तो आंसर बनेगा 46%। तो 46% दिख तो रही है आपको ऑप्शन में, कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है।
ठीक है, आंसर पता लगा। तो एक तरीका तो है ये इसका जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी का एक मेथड और बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको फर्दर ऑपरेट करना पड़ता है। तो एक तरीका जो है वो क्या है, आप इसको फ्रैक्शन में लेके चले। फ्रैक्शन में कैसे लेंगे, ध्यान से सुनना। तो मुझे बताओ पहला क्या था डिस्काउंट, 10% का। पहला डिस्काउंट था 10%। 10% होता है 10/100%। हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, तो ये बन गया 1/10। ठीक है, इस तरह से आपने फ्रैक्शन बनाना है। अगला क्या था 20%। 20% होगा 20/100 यानी कि 1/5। मैंने सीधा लिख दिया 20/100 करोगे कट के 1/5। और 25%, 25% कितना, 25/100 यानी कि 1/4। ये बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ में आ गई तो अब इसको कैसे करना है कि भाई 10 रुपए के सामान पे ये 10% डिस्काउंट मिला, तो 10 का 10% होता है 1। ध्यान रखना, 10 का 10% निकाल के देखो 1 ही आएगा। 5 का 20% निकालो 1 आएगा। 4 का 25% 1 आएगा। जो इसके ऊपर लिखा वही इतना परसेंट होता है। तो अब कितना होता है, क्या होता है, छोड़ दो, अगर इतना दिमाग नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखो 10 रुपए का सामान एक डिस्काउंट पे मिला, ठीक है, था कितने का, 10 का, और एक डिस्काउंट पे क्या है मिला। एक डिस्काउंट पे अगर वो मिला हमें तो कितने का मिला होगा, तो तुम कहोगे ये मिला लिखा है भाई। ठीक है, 10 का सामान एक डिस्काउंट में कितने का मिलेगा, 9 का मिलेगा। कोई दिक्कत इस बात में, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 5 का सामान एक डिस्काउंट में, तो 5 का सामान एक डिस्काउंट में कितने का मिला, 4 का मिला। सिमिलरली 4 का सामान एक डिस्काउंट में, तो 4 का सामान एक डिस्काउंट में कितने का मिला, 3 का मिला। यहां तक कोई दिक्कत, कितना आसान था ये काम, कोई दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है, अब इधर से कोई इधर कटे तो काट देना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कट गया भाई, ठीक है, इधर से इधर कटना चाहिए। अब देखो 5 से कोई भी नहीं कट रहा, 10 से कोई नहीं कट रहा, नहीं कटे तो मल्टीप्लाई कर देना। 10 पंजे कितना बना, 50। 10 पंजे 50, 9 तिये कितना बना, 27। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब है आखिरी स्टेप, क्या कि अगर मैं कह दूं कि 50 का सामान मिला कितने का, 27 का, तो दुकानदार ने कितने छोड़े, तो तुम कहोगे सर जी 50 का सामान 27 का दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसने 23 रुपए छोड़ दिए। तो 23 रुपए आपको डिस्काउंट मिला, लेकिन पूछ रहा है कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ, तो 23 रुपए डिस्काउंट है 50 पे, और कितने परसेंट है, मल्टीप्लाई कर दो 100% से। 50 दूनी 100 और 23 दूनी 46, 23 दूनी 46%, ये आपका बन गया आंसर। खत्म हो गया। तो अब फैसला आपका है कि कौन सा आपको अच्छा लगा, कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है। हालांकि दोनों आसान है, मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन फैसला आपका रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन है एक घन जिसके मुख्य विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है का आयतन क्या होगा। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज प्रिंसिपल डायगोनल मेजर 4√3 सेंटीमीटर। तो भाई सबसे पहले तो क्यूब क्या बीमारी है ये समझा दो। स्क्वायर बताया था ना आज मैंने, वर्ग, ये है स्क्वायर। इसको अगर 3D में दिखाया जाए आपको, तो ये किस तरह का दिखेगा, ये इस तरह का दिखेगा जैसे लूडो का जो डाइस होता है, पासा जो होता है ना, वो इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो आपको बता दें ये साइड ए है, ये ए है, ये ए है, तो सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम होता है वो साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि ए क्यूब होता है। कि वॉल्यूम निकालना है तो ये आपका यूज होगा। इसके अलावा इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल वो सबसे बड़ी साइड होती है, जो सबसे बड़ी रोड होती है जो इसके अंदर रखी जा सकती है, उसको हम इसका डायगोनल बोलते हैं। इसका जो विकर्ण होता है, डायगोनल जो होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा √3a। ये याद रखना है आपने, ये जो है ये किसके बराबर है, √3a के बराबर। दिस इज इक्वल टू √3a। ठीक है, √3 टाइम साइड। अब पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा था मुख्य विकर्ण का माप, यानी कि √3a की वैल्यू आपको दे रहा है 4√3, ये दे रहा है आपको। ठीक है, तो मुझे बताओ इससे ये कट गया तो a की वैल्यू 4 आ गई कि नहीं आ गई। अगर a की वैल्यू आ गई तो वॉल्यूम पूछ रहा था, तो 4 की पावर 3 कर दो, कितना बनेगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। 4 की पावर 3 मतलब 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौके 16 चौके 64, तो आंसर बन गया 64। क्वेश्चन बिल्कुल फ्री का नंबर था, ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो मेंसुरेशन क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से करके जाने, कभी छोड़ दो इसको चैप्टर को, काफी सारे क्वेश्चन है इसके।
देखो अगला क्वेश्चन फिर से क्या कह रहे हैं, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है भाई। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ईच। अब पहले तो इसको बना लेते हैं, तब तक बनेगा नहीं, तब तक नहीं समझ में आएगा। ये है एक सर्कल, ये है एक वृत्त, ठीक है भाई, इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो क्या कह रहे हैं कि सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, ध्यान रखना 6 तो इसका रेडियस, ये तो इसका मतलब कहीं बाहर ही होगा ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये इस सेंटर से कितनी दूर है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस है, इसके वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित इस बिंदु से इस पे स्पर्श रेखा खींचनी है। अब स्पर्श रेखा कैसी होती है वो भी देख लो, यानी कि जो इसको स्पर्श करके जाए, नाम ही जो स्पर्श रेखा, तो फिर स्पर्श करके जाएगी, ये इसको स्पर्श करके जा रही है, ठीक है, ये है इसकी स्पर्श रेखा। क्लियर है ये बात। तो अब आपने क्या याद रखना है भाई, वो सुन लो, जो काम की बात, मुद्दे की बात है वो क्या, कि अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट को मिलाऊंगा, इस पॉइंट को मिलाऊंगा, तो ये इस पे 90 का काम करेगा। ध्यान रखना, ये किसका काम करेगा, 90 का काम करेगा। ये प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की, याद रखना। अगर सेंटर से स्पर्श बिंदु को, स्पर्श बिंदु कौन सा, जहां से ये टेंजेंट पास कर रहे हैं, स्पर्श रेखा पास कर रही है, तो यहां पे अगर मैं मिलाऊंगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब मुझे बताओ ये कितनी है, 6, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है यहां से कहीं भी मिलाऊं ये 6 ही होगा, ठीक है। तो वो कह रहा था इस स्पर्श रेखा की लंबाई, ये आपसे पूछ रहा है, तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये हमसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो आपको बता दें यहां पर एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, ये वाली, जिसमें ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसका नाम है 8, यानी कि ये वाली। और ये 90 डिग्री के इधर है 6, और ये वाली साइड आपसे पूछी जा रही है। यही डायग्राम, इस ट्रायंगल को ना ऐसे सीधा कर दो, ऐसे सीधा करेंगे तो ये ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये पाइथागोरस है, इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। तो अब ये आप लगा के सोल्व करेंगे एक्स को, लेकिन मैं फटाफट से बता देता हूं कब, जब भी बड़ी साइड हमारे पास हो और मुझे छोटी निकालनी है, तो क्या करना है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके रूट ले देना, बस। बड़ी साइड है और छोटी में से कोई एक निकालनी है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके रूट ले देना, यहां से यही बनेगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, इसको करूंगा तो 8 3 और 2 5, ठीक है। 28 को लिखूंगा 4 सत्ते 28, 4 का रूट कितना 2, और इसका रूट एज इट इज, तो आंसर कितना बन गया 2 रूट 7। तो 2 रूट 7 है क्या कहीं, 2 रूट 7 बिल्कुल है भाई, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है 2 रूट 7, ठीक है। इसको टुकड़ों में तोड़ दो, 28 को 4 सत्ते 28, 4 का रूट 2 निकल आएगा, 7 एज इट इज रह जाएगा। ऐसे टुकड़े तोड़ने होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन परसेंटेज का। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक वस्तु के मूल्य को वापस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है, उसके नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब देखो ये क्वेश्चन जो है कैसे क्या बोल रहा है, इसको समझ लो पहले। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10% टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज मस्ट बी डन इन द न्यू प्राइस। देखो इस क्वेश्चन की पहचान कर लो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम। ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन की खासियत, ये कह रहा है कि एक चीज का प्राइस पहले 10% घटा दिया, तो वापिस इसके ओरिजिनल प्राइस पे लाने के लिए इसको कितने परसेंट से बढ़ा दें। इस क्वेश्चन की पहचान ये है कि अगर एक बार घटाएगा तो कहेगा दूसरी बार कितने परसेंट बढ़ा दूं। एक मिनट भाई, पीहू पीहू
नहीं बेटे, नहीं नहीं यार, सिया तुम्हें कितना ही समझा लो, कोई असर नहीं है तुम्हारे ऊपर। इसको पूजा 1 मिनट चुप कराओ। यार ये बच्चे है ना, सारा दिन इनका लड़ना झगड़ना पूरा नहीं होता, ठीक है, फोकस खराब कर देते हैं सारा पढ़ाने का। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन की टाइप क्या है? क्वेश्चन की टाइप ये है भाई कि एक चीज का प्राइस अगर कम कर दे तो दोबारा ओरिजिनल के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये बन गया, या ऐसे बोलेगा कि एक चीज का प्राइस बढ़ा दिया तो दोबारा ओरिजिनल रेट के लिए कितना कम कर दे। तो अब आपके मन में क्या आएगा, बोला 10% ही आंसर आ गया। बोला जब 10% कम कर रहा है दोबारा उसी रेट पे लाने के लिए क्या करते, 10% बढ़ा दें। तो ऐसा नहीं होता। इस क्वेश्चन को सुन लो। इस क्वेश्चन में आपने जस्ट पहली लाइन पढ़नी है। क्या कह रहे हैं, एक वस्तु के मूल्य को वापिस लाने के लिए उसके मूल्य में 10% की कमी की जाती है। तो 10% की कमी की तो आपने ऊपर लिखना ये, और कमी की है तो ठीक है, तो कमी की तो 100 में से माइनस करना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये सिर्फ एक लाइन पढ़नी है, क्या कि उसके मूल्य में 10% कमी की है, तो बस यहां तक पढ़ना है। कमी है तो 100 में से माइनस कर देना, ठीक है, और कितने परसेंट, तो इंटू में 100% लगा देना। बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर्दी कितना बढ़ा दिया जाए, इसको नहीं देखना, ठीक है। तो आप देखो ये बन गया 10 बटे में 90 इंटू में 100, ठीक है। तो इससे कटाइए। अब किसी को ये लगे सर परसेंटेज क्यों लगाते हैं, एक्चुअल में 100% ही लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दिक्कत आती हो तो आप 100 भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। दिस इज 100/9, तो 11 सही 1/9%, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 में 99 होता है, 100 में से 99 का 1 बचेगा और नीचे ये वाला नंबर, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आपको दिख रहा है कहीं, ये नहीं दिख रहा है तो सेकंड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में लिखा है 11 से ही 1/9%। बात आई समझ में? क्या करना है, सिर्फ पहली लाइन पढ़नी है। पूरा डिटेल से लिख के दिखाऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पूरी डिटेल नहीं दिख रहा, सिर्फ पहली लाइन में। अगर प्राइस डिक्रीज है तो माइनस कर दो, अगर प्राइस बढ़े तो इसमें प्लस कर दो, बस इतना सा कंसेप्ट है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है को सिरे से सिरे तक आपस में जोड़ दिया जाता है, इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? Two cubes of each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, then the surface area of the resulting cuboid is। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई। अब यहां तो ये बोल रहे हैं ना, पहले मैं थोड़ा सा बना के दिखा दूं। ये जो क्यूबोइड बना ना घनाभ, वो कैसा होता है, जैसे ये डस्टर है ऐसा होता है। दिखा देते हैं बना के, मैं कोशिश कर रहा हूं डायग्राम की मदद से आपको बना के दिखाऊं। अभी मैंने क्यूब पढ़ाया था, घन पढ़ाया था, ये एक क्यूब है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है 64। इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब, ये 64 है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 4। ए क्यूब 64 है, तो इसका मतलब ऐसी तीन वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करके 64 आएगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो साइड इसकी कितनी आ गई 4। ये ध्यान रखना, इसकी साइड 4 आ गई। ये वॉल्यूम था तो इसकी साइड मैंने निकाल दी, ठीक है। अब इसके साथ एक और जोड़ रखा है, जोड़ के दिखाते हैं। ये जोड़ रखा है ऐसे, ठीक है, ये इसके साथ जोड़ दिया। तो मुझे बताओ, इसका वॉल्यूम 64 है तो इसका वॉल्यूम भी 64। इसकी साइड अगर 4 निकल के आई तो फिर इसकी साइड भी तो 4 निकल के आई। तो अगर मैं ऐसे ज्वाइन करता रहूंगा तो तुम मुझे बताओ, अगर इस डस्टर के आगे एक डस्टर और ज्वाइन कर दूंगा तो लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन ध्यान दो चौड़ाई नहीं बढ़ी और ना ही इसकी हाइट बढ़ी, ये दो चीजें सेम रहेंगी। तो लंबाई तो बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई कितनी है, वो तो 4 पहले थी 4 ही अब है, और हाइट भी कितनी है, वो 4 पहले थी 4 अब है। तो वो क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है इससे बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दो, ये जो डस्टर है ना, इसके कितने फेस हैं, कितनी सरफेस है, तो एक ये एक नीचे, दो होगी, तीसरी चौथी पांचवी मेरी साइड, छठी साइड। सिंपल सी बात करता हूं, आप जिस कमरे में बैठे हो यूं बताओ उसमें दीवार कितनी है, तो 4 दीवार होगी, एक छत हो गई और एक फर्श हो गया, टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। 4 दीवार, एक छत और एक फर्श, टोटल हो गए 6।
तो 6 सरफेस का जो एरिया होता है उसका जो फार्मूला होता है जिसको आप बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, विच इज 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, जहां पे L कितना है आप बताओ, 4 और 4 8, B कितना है 4 और H कितना है 4। भाई चौड़ाई कितनी है, वो तो 4 और हाइट भी 4 है, तो ये वैल्यूज आ गई, यहां पे रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका, ये कैलकुलेट कर लेना, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तो इससे आसान तरीका करना है। अब वो तरीका क्या होता है, आप देखो यहां पे जो स्फीयर है, स्फीयर एक फेस कैसा है, इसका स्फीयर है, इसका एक फेस, एक सरफेस कैसा है, ऐसा, ये साइड 4 ये साइड 4, तो इसका एरिया कितना है 16, साइड इनटू साइड इसका एरिया कितना है 16। तो अगर एक फेस का एरिया 16 है तो मैं देख लेता हूं इसमें फेस कितने, फेस का मतलब इसकी सतह कितनी है। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं इन दो को जोड़ रहा हूं तो ये फेस तो दिखेगा ही नहीं, पहली बात तो। कैसे, अगर मैं इस डस्टर के साथ एक डस्टर और जोड़ दूंगा यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन जो है तो छिप जाएगा ना इसके साथ चिपक के। तो मुझे बताओ, अगर ये चिपक के छिप गया तो इसके कितने फेस दिखेंगे, 1 2 3 4 5, कितने दिखेंगे 5। ठीक है, क्लियर है ये बात। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे रूम के साथ ही एक रूम और बना हुआ है तो तुम्हारे रूम के बीच वाली दीवार तो छिप गई, कौन सी दीवार खाली है, 1 2 3, 1 2 3, चौथी दीवार छिप गई, चौथी छत और पांचवी फर्श। तो 6 में से एक छिप गई तो बची कितनी 5। तो आपको बता दें 5 दिखेंगी इसकी, 5 दिखेंगी इसकी, तो 5 फेस इसकी दोनों की दिखेंगी। तो टोटल फेस कितने हो गए 10, टोटल फेस कितने हो गए 10। एक फेस का एरिया कितना है 16, तो टोटल एरिया कितना बन गया 160। बस आ गया आंसर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ गया, खत्म। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है, दिस इज कंसेप्ट। आया समझ में। आप यहां से रख के देखो तब भी आंसर यही आएगा, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट आ जाएगा। क्या कि आपको देखना टोटल फेस कितने, और फेस क्या होते हैं कि भाई इसके कितने इसके कितने, तो इसके 5 फेस दिखेंगे, इसके ही 5 दिखेंगे, एक तो छिप गया। हाँ एक बात याद रखना, अगर इसके आगे एक और बना दिया जाए तो आपको बता दें, अगर एक इसके आगे और बना दूं तो फिर ये कैसी शक्ल का दिखेगा, फिर ये ऐसा दिखेगा। तो आपको बता दें, अगर एक और बना दिया जाएगा ना, सुनना ध्यान से, फिर इसके 5 नहीं दिखेंगे, अब 4 दिखेंगे, इसके 4 दिखेंगे। क्यों दिखेंगे 4, क्योंकि इसके तो 2 फेस छिप गए, 6 में से 2 छिप गए तो 4 दिखे, लेकिन इसके 5 दिखेंगे। ठीक है, इसके 5 भी दिखेंगे। तो टोटल फेस ये याद रखना, कॉर्नर वालों के तो 5-5 होते हैं और जो बीच में आ गए उसके 4 होते हैं। क्लियर है ये बात, ये कंसेप्ट याद रखना। बस अब आज इतना ही करेंगे, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, सारी क्लास में आज चैं चैं पैं पैं सुन रहा होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में कंटिन्यू करवाते हैं। ठीक है, फिलहाल ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है, फॉर्मूले से लगा के देख लेना क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो फिर अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, गुड नाइट।